नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ आप अपने घर बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खाने पीने पर ध्यान रखें। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपका पार्ट नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चल रहा है। इसके हम 2 भाग पूर्ण कर चुके हैं। उन 2 भागों में आपको जानकारी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, फोकस दूरी या प्रतिबिंब खींचने के नियम इत्यादि के बारे में जानकारी दे चुके हैं। और जैसा कि आपको बताया गया था, इस वीडियो के अंदर हम आपको इस टॉपिक में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं के बारे में जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के उपयोग। तो बच्चों, आपने अवतल दर्पण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखा है? देखा तो बहुत बार होगा, लेकिन कभी शायद ये पता नहीं लगा कि जिस दर्पण के सामने आप बैठे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, जिस दर्पण के द्वारा आप कुछ कार्य देख रहे हैं, वो दर्पण आपका कौन सा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। नंबर 1 आप कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग आप जब नाई की दुकान पर सैलून में जाते हैं, अपने बाल कटाते हो ना बाल, और जो बड़े हैं वो दाढ़ी भी बनवाते हैं, जो लेडीज हैं वो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं अपना मेकअप वगैरह कराने के लिए। तो जिस दर्पण के सामने आप बैठते हो, वो दर्पण आपका कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, जब आप उस दर्पण के सामने बैठते हो तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है या जो आप अपनी आकृति दर्पण के अंदर देखते हैं, अपने से बड़ी दिखाई देती है। तो अपने से बड़ी दिखाई देने का क्या मतलब है? देखिए बच्चों, मैंने ये आपको अवतल दर्पण बताया था, ये आपकी मुख्य अक्ष बताई थी, ये P बताया था, ये F बताया था और ये बताया था आपको C। ठीक है। तो जिस समय आप नाई की दुकान पर अपने बाल कटाने के लिए जाते हैं, तो उस समय आप बैठे होते हैं F और P के मध्य। कहाँ पर बैठे रहते हैं? दर्पण और दर्पण का जो ध्रुव है और जो आपकी फोकस है उसके मध्य बैठे होते हैं। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कुल 6 प्रकार से बनते हैं। 6 में नंबर जो 6 में जो आपका नंबर 6 बताया था, उसमें आपको बताया था जब वस्तु आपकी F और P के मध्य स्थित होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है बच्चों? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप अपने दैनिक जीवन में सबसे पहले अवतल दर्पण को कहाँ देख सकते हैं? जो आपका सैलून होता है, जो आपकी नाई की दुकान होते हैं, उसमें जो आपका दर्पण लगा होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। आप अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के मध्य बैठे हुए होते हैं, तब आपको अपनी आकृति दर्पण में अपने से बड़ी दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपकी कभी तबीयत खराब हो जाती है, भगवान ना करे कि कभी आपकी तबीयत खराब हो और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो आपके नाक में, कान में, मुंह में, गले में, आंख में कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो जो डॉक्टर होता है किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आपके गले को, मुंह को, नाक को, कान को इत्यादि को चेक करता है। तो जिस प्रकाशिक यंत्र द्वारा आपके इन भागों को डॉक्टर चेक करता है, उसमें जो आपका दर्पण लगा होता है वो दर्पण भी आपका कैसा होता है? अवतल दर्पण। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर आपका प्रकाशिक यंत्र का यूज करता है आपके नाक, कान, गले इत्यादि को चेक करने के लिए, उसके अंदर भी आपका कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग जो सोलर कुकर होते हैं उनके अंदर भी किया जाता है। सोलर कुकर जानते हो बच्चों? आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। सोलर कुकर क्या होता है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा आपका खाना तैयार करता है, जिसे आप सोलर कुकर भी कहते हो। सोलर कुकर भी कहते हो।
तो उसके अंदर भी आपको कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। अब अवतल दर्पण कहाँ लगा होता है? जो आपके सोलर कुकर का ऊपरले वाला भाग होता है, इसमें एक कांच का दर्पण लगा होता है। वह कांच का दर्पण कौन सा होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। अब बात आती है कि अवतल दर्पण ही क्यों होता है? बच्चों, अवतल दर्पण इसलिए होता है कि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। जैसे अगर आपकी मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण तो दर्पण से टकराकर कहाँ जा रही है? काट रही है ना। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, और जाहिर सी बात है जब प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठे होंगी तो गर्माहट बढ़ेगी, अर्थात आपकी ऊष्मा बढ़ेगी। तो जब आपकी ऊष्मा बढ़ेगी तो क्या होगा? जो इस कुकर के अंदर खाना आप बना रहे हैं वो खाना आपका आसानी से बन जाता है। तो इस प्रकार से आप सोलर कुकर के अंदर भी किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, तो आप उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपके गली मोहल्लों, सड़कों, बाजारों या ऐसा कोई भी स्थान जहां पर आपकी रोशनी फैलती है वहां सब आपका क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। मतलब जो आपके खंबे होते हैं उनके ऊपर जो लाइटें लगी रहती हैं, उन लाइटों का जो प्रकाश आपके गली मोहल्लों में फैलता है वो किस दर्पण के कारण फैलता है? आपके अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के कारण फैलता है। अभी मैंने बताया जो आपका अवतल दर्पण होता है वो आपकी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? काटता है, अर्थात वापस मुड़ता है। लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, तो जो गली मोहल्लों, सड़कों, बाजारों इत्यादि में आपके प्रकाशिक लैंप लगे रहते हैं, उन प्रकाशिक लैंपों के अंदर जो आपका दर्पण प्रयोग किया जाता है वो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों ने आज तक कोई भी यातायात का ऐसा वाहन या साधन नहीं देखा होगा जिसमें ड्राइवर की सीट के पास में कोई दर्पण ना लगा हो। लगा रहता है ना सबके पास में। तो क्या कभी सोचा वो कौन सा दर्पण होता है? नहीं सोचा। यदि नहीं सोचा तो वो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अब बात आती है कि ड्राइवर की सीट के पास में हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? भाई, ड्राइवर की सीट के पास में उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का भी एक कारण है। क्या कारण है? जब मैंने आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम बताया था या उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं तो बताया था उसमें कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है केवल एक प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? एक प्रकार से बनता है। और कैसा बनता है? हमेशा, चाहे आपकी वस्तु कहीं पर भी स्थित है, आभासी है, सीधा, और कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। इसीलिए ड्राइवर की सीट के पास में आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, क्योंकि चाहे आपका ट्रक 10 किलोमीटर की दूरी से आ रहा हो, चाहे ट्रक आपके पास में खड़ा हो, उसका दर्पण का अंदर जो प्रतिबिंब दिखेगा वो कैसा दिखेगा? आभासी से दिखेगा, सीधा दिखेगा, और वस्तु से क्या दिखेगा? छोटा दिखेगा। बस बात समझ में आई? तो जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की सीट के पास में जो दर्पण लगा होता है वो भी आपका अवतल दर्पण ही उत्तल दर्पण ही होता है। अब यदि हम वहां पर ये भी तो सोच सकते हैं कि हम वहां पर अवतल दर्पण क्यों नहीं यूज करते? अब देखिए, अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको 6 स्थितियां बताई। अगर आपकी वस्तु बहुत दूर है तो आपको क्या होगा? वो बहुत छोटा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही वो पास आता चला जाएगा, पास आता चला जाएगा, और आपके पास आके ऐसा खड़ा हो गया, तो क्या ट्रक की आप देख सकते हो कि दर्पण के अंदर ट्रक खड़ा या कोई और खड़ा? नहीं देख सकते ना। तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसकी आकृति बहुत बड़ी हो जाएगी। किसके अंदर? दर्पण के अंदर। इसलिए ड्राइवर की सीट के पास में हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिन्ह परिपाटी विधि। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे वो इसी की सहायता से होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझे। क्या होती है चिन्ह परिपाटी विधि?
देखिए ये होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये होता है आपका उत्तल दर्पण, दर्पण। ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, कभी याद है ये क्या होता है? 10वीं क्लास 9th क्लास सबने आपने पढ़ा है, ये क्या कहलाता है आपका? चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है। अभी चतुर्थांश के अनुसार ही यदि हम क्या बात करते हैं, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, दर्पण से वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है जी। और जी नेक्स्ट आवर्धन क्षमता, क्षमता यह भी बताई नहीं, बताऊंगा मैं अभी आपको। नेक्स्ट ईश्वर 5, वस्तु की लंबाई, और सबसे लास्ट में आ गया आपका नंबर 6 पर प्रतिबिंब की लंबाई। लंबाई तो कैसे यूज करते हैं इस चिन्ह परिपाटी विधि का हम? देखिए बच्चों, ये आपका क्या है? चतुर्थांश है। यहां पर क्या बना हुआ है? आपका दर्पण बना हुआ है। ठीक है, दर्पण बना हुआ है। यहां आपका प्लस प्लस होता है, यहां आपका माइनस प्लस होता है, जानते हैं सभी बच्चे। यहां माइनस माइनस होता है, यहां क्या होता है? प्लस माइनस होता है। यही तो आपके चिन्ह होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं इसमें आप सारे पॉजिटिव लेते हो, इसमें माइनस प्लस जो भी लेते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को छोड़िए, आपको कुल मिलाकर यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, इस बात को रखिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण। फोकस दूरी को हम कैसे बिलोंग करते हैं? एफ से। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, ये क्या है? तुम्हारा अवतल दर्पण है ना। अब मैंने अवतल दर्पण में आपको यहाँ पर सी लिखवाया था, यहाँ पर आपको एफ लिखवाया था, और ये क्या लिखवाया था आपको? पी। तो अगर मैं इधर की बात करता हूं तो इधर एफ काय का है, सब जगह माइनस ही तो है। तो अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो फोकस दूरी हमेशा रहेगी आपकी माइनस की। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। अब उत्तल दर्पण तो तुम्हारा ये पीछे वाला भाग हो गया ना, है ना? पीछे वाला भाग ही तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी काय की आती है? आपकी प्लस की। ठीक है, नेक्स्ट दर्पण से वस्तु की दूरी, इसे बोलते हैं आप यू। यू बराबर, तो वस्तु दर्पण के आगे तो कहीं भी रखी हुई होगी, और रखी है तो कहां पर रखी है? माइनस की स्थिति में तो रखी है, इसलिए यू बराबर भी आप क्या लेंगे? हमेशा माइनस लेंगे। नेक्स्ट आप करते हैं यू बराबर किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण में भी तो वस्तु आपकी यहीं रखी होगी, क्योंकि उसका आभासी प्रतिबिंब ही तो बनता है, तो इसे भी आप क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसकी आपकी दो स्थिति होती हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। यदि वस्तु आपकी दर्पण के आगे है तो क्या बनेगा आपका? वास्तविक। और यदि वस्तु आपके दर्पण के पीछे है तो कैसा बनेगा आपका? आभासी, क्योंकि छठा प्रकार आपका आभासी का होता है। तो अगर आपकी वस्तु अगर न्यूमेरिकल के अंदर, सवाल के अंदर आपको वास्तविक कह देता है तो v बराबर आप लेंगे माइनस। कब? जब वास्तविक कह रहा। और यदि आपसे कह देता है वो आभासी तो क्या लेंगे आप? आभासी, तो लेंगे आप प्लस। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें तो सारे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेंगे, तो इसमें v बराबर भी क्या होगा? आपका प्लस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है आपकी? m से बिलोंग करते हैं, अभी बताऊंगा मैं, इसे बताया नहीं मैंने आपको। तो आवर्धन क्षमता के लिए सेम कंडीशन है, अगर वास्तविक क्या देता है तो आप माइनस लेंगे, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, चतुर्थांश। ठीक है, और आभासी कहता है तो प्लस लेंगे, आभासी। और इसमें आपका प्रत्येक कंडीशन में क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी वस्तु की लंबाई।
y1 बोल देते हैं, ऐसे इसे आप लिखेंगे प्लस, और ये हमेशा प्लस ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि कभी भी वस्तु माइनस में हो ही नहीं सकती, प्लस में ही होगी हैं। अगर मैं कहने लगूँ स्टोव की लंबाई नापिए माइनस में, तो क्या आप नाप सकते हो? जो भी आप आंसर लेके आओगे प्लस में तो लेके आओगे ना, तो इसलिए y1 हमेशा क्या होगा? आपका प्लस होगा। तो y1 आपका यहाँ पर भी प्लस। और लास्ट बचता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, इसे बोल देते हैं हम y2। इसका भी सेम वही कंडीशन है, प्रतिबिंब तो आपका आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। तो अगर वास्तविक कह रहा है तो माइनस, और यदि आभासी कह रहा है तो प्लस, भासी। ठीक है जी। और ये आपका y2 बराबर हमेशा रहेगा प्लस ही। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये क्या था? चिन्ह परिपाटी विधि थी। इस चिन्ह परिपाटी विधि के द्वारा ये आपके सारे के सारे दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल जो हैं वो इसके बगैर नहीं हो सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फोकस या दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई माइनस प्लस के होते हैं। और याद करने वाले भी कोई बात है नहीं बच्चों। देखो, अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो एफ हमेशा आप माइनस में लेंगे, यू हमेशा आप माइनस में लेंगे, कारण मैंने बता दिया। ठीक है। और यदि अन्य बात करते हैं तो अगर सवाल में वास्तविक क्या रखा है तो माइनस ले लो, वास्तविक का मतलब मैंने बताया पर्दे के आगे है, और आभासी का मतलब मैंने बताया पर्दे के पीछे। तो पीछे आपका प्लस वैल्यू होता है, पर्दे के आगे आपकी माइनस वैल्यू होती है। तो वास्तविक में माइनस, आभासी में प्लस। ऐसे ही इसमें भी वास्तविक में माइनस, आभासी में प्लस। वस्तु की लंबाई हमेशा आपकी प्लस होती है। नेक्स्ट y2 बराबर आपका वास्तविक किसके लिए? माइनस के लिए, आभासी प्लस के लिए। और यदि उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में केवल u आपका माइनस होता है, बाकी सारी वैल्यूज आपकी काय की होती हैं? प्लस की। तो आपको उत्तल दर्पण में तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखना है कि u माइनस का होगा और बाकी सारी वैल्यू कैसी होती है? आपकी प्लस की होती है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो परावर्तन है का अंत कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं। उन 2 टॉपिकों को हम लास्ट वीडियो में खत्म कर देंगे और इसके बाद आपका परावर्तन कंप्लीट हो जाएगा। रहे इसके न्यूमेरिकल आपके तब पूरे होंगे जब आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।